हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स, जो एमबीए फर्स्ट सेम की मैथ्स है और इसमें हम लोगों की लास्ट यूनिट 5 चल रही है। तो इसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वन टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट, पैरामीट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं ये सब। उसके बाद हम लोग जेड टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो हमें थोड़ी सी और क्लियरिटी आएगी। तो सबसे पहले नल हाइपोथेसिस क्या होता है। नल हाइपोथेसिस लिखने का ये तरीका होता है, H0 क्या है, नल हाइपोथेसिस को शो करता है। म्यू क्या है, हमारा पॉपुलेशन मीन है। तो ये दिया हुआ है नल हाइपोथेसिस के लिए। देखो पॉपुलेशन मीन कितना दिया हुआ है, 160 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं ये 160 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है ये आर्मी की एक टुकड़ी है, उसमें बहुत सारे जवान हैं और उनकी जो है जो मीन है उनका हाइट का वो 160 सेंटीमीटर है। अब आपको ये पता है कि जो आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है वो नल हाइपोथेसिस जो कह रही है उसका उल्टा कहती है। उल्टा मतलब कि अगर ये बोल रही है कि इसका जो पॉपुलेशन मीन 160 मीटर है तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये बोल रही है कि मीन 160 सेंटीमीटर के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि या तो ये लेस देन 160 सेंटीमीटर है या फिर ये ग्रेटर देन 160 सेंटीमीटर है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट। वन टेल टेस्ट होता है डायरेक्शनल, टू टेल टेस्ट होता है नॉन डायरेक्शनल। अब जैसे डायरेक्शनल टेस्ट के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि छोटे बच्चों का अगर हम आईक्यू टेस्ट कर रहे हैं क्लास 5th के बच्चे का और क्लास 10th के बच्चे का, तो आईक्यू लेवल क्लास 10th के बच्चों का ज्यादा आता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चीजें हमने किन दो पे, कौन से दो हमारे सैंपल थे, एक था 5th क्लास, एक था 10th क्लास। इन दोनों पे हमने टेस्ट करा, आईक्यू टेस्ट करा। तो हमको क्या मिला कि जो छोटे बच्चे थे छोटी क्लास के, उनका आईक्यू लेवल बड़ी क्लास के बच्चों से कम होता है। तो इसमें हमारी डायरेक्शन भी है कि किसका ज्यादा और किसका कम पता चल रहा है हमें। लेकिन टू टेल टेस्ट जो होता है नॉन डायरेक्शनल होता है। हमें उन दोनों में हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ कुछ है, कुछ अंतर है, लेकिन हमें डायरेक्शन नहीं पता चल पाएगी कि क्या है, कितना है, ये सब चीजें नहीं पता चलेंगी। ये सारे नोट्स जो एग्जाम में जो आपको लिखने हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहां से लिखिएगा। हम बहुत ही शॉर्ट में यहाँ समझा रहे हैं जिससे, क्योंकि नंबर ऑफ टॉपिक्स हमारे पास ज्यादा है समझने के लिए और टाइम कम है। अब देखिए पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक। सबसे पहले बता देते हैं कि पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आता है लिखने को आपको। तो जनरली या तो पैरामीट्रिक आता है या तो नॉन पैरामीट्रिक आता है, या तो दोनों में डिफरेंस लिखने को आ सकता है। ठीक है, तो पैरामीट्रिक टेस्ट में टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट आते हैं। नॉन पैरामीट्रिक में साइन टेस्ट, मान विटनी यू टेस्ट और विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, और भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो इसमें आते हैं, 2-3 टेस्ट और हैं। तो सबसे पहले मेन बात, पैरामीट्रिक टेस्ट क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है और ये क्वालिटेटिव टेस्ट होता है। क्या मतलब होता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का। तो सबसे पहले हम पैरामीट्रिक टेस्ट की बात कर लें तो पैरामीट्रिक टेस्ट में अगर क्वांटिटी का पता चलता है, जैसे कि कि कोई टेस्ट किया गया, एक ही क्लास के 5 बच्चों को हमने ले लिया, मैथ का टेस्ट लिया गया और उसमें पांचों के जो मार्क्स हैं अलग अलग आए होंगे, या 2 के सेम आ गए होंगे, 3 के अलग आए होंगे, या सबके ही अलग आए होंगे। तो वो नंबर्स में हमको डेटा मिल रहा है वो किस में मिल रहा है, नंबर्स में मिल रहा है। तो वो किसके अंदर आएगा, किसका एग्जाम्पल होगा, पैरामीट्रिक टेस्ट का। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या है कि ऐसी चीज कि जिसको हम अंकों से, जिसको हम नंबर से डिस्क्राइब ना कर सकें, जैसे कि हैप्पीनेस, कि वो 3-4 बच्चे बैठे हुए हैं, इनमें से कौन सबसे ज्यादा जो है हैप्पी है,
जरूरी नहीं कि जो बहुत ज्यादा हंस रहा है वही बहुत हैप्पी है। तो इसका क्राइटेरिया हम लोगों को नहीं पता है। तो जिसका क्राइटेरिया नहीं पता है, हम कैसे नंबर्स में हम नहीं पता लगा सकते, तो वो होता है क्वालिटेटिव। ठीक है। अच्छा, गोरा और काला कंपेयर, कि हम गोरे हैं कि हम काले हैं, तो ये सब जो है क्वालिटीज क्वालिटेटिव की हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो है बात आती है इसमें, एक मिनट देख लेते हैं हम, कुछ और तो नहीं रह रहा हमारा। अच्छा, एक चीज और, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में जो हमारा सैंपल साइज होता है वो छोटा होता है, तो कैलकुलेशन अपने आप इजी हो जाती है। पैरामेट्रिक टेस्ट में थोड़ा सा बड़ा डेटा होता है तो कैलकुलेशन ज्यादा होती है। ठीक है। बाकी तो आपको नोट्स मिल ही जाएंगे। इसके बाद है हमारा कंडीशन फॉर यूजिंग जेट टेस्ट। क्या है? कंडीशन फॉर यूजिंग जेट टेस्ट। जेट मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन होंगी जब हम जेट टेस्ट को यूज करेंगे? सबसे पहले तो जो सैंपल साइज है, सैंपल साइज को अगर हम n से ले लें तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होना चाहिए। मतलब इक्वल टू 30 है तब भी हम जेट टेस्ट अप्लाई कर सकते हो, ग्रेटर देन 30 है तब तो अप्लाई करना ही करना है। इसके बाद इफ देयर इज सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन द सैंपल एंड पॉपुलेशन। ठीक है। अगर काफी वेरिएशन है सैंपल में और पॉपुलेशन मीन में, एक सैंपल मीन है एक पॉपुलेशन मीन है, अगर दोनों में काफी वेरिएशन है तो फिर हम जेट टेस्ट यूज करेंगे। दूसरा ये हो गया कि n मतलब सैंपल जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो तो हम जेट टेस्ट यूज करेंगे। और थर्ड है हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर वन मीन ऑफ वन सैंपल। ठीक है। तो जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे इसमें फॉर वन मीन के लिए, वन मीन ऑफ वन सैंपल। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कंडीशन फॉर यूजिंग टी टेस्ट। अब टी टेस्ट के लिए क्या है कि n इज लेस देन 30। एक कंडीशन तो ये हो गई। इट इज यूज्ड व्हेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सैंपल्स, मतलब छोटे छोटे सैंपल बहुत सारे अगर हैं तो हम टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। लार्ज, वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सैंपल्स, जैसे बहुत बड़ी पॉपुलेशन, 1 लाख की पॉपुलेशन है, उसमें हमने छोटे छोटे सैंपल बना लिए 10 के, और 10 के कितने सारे सैंपल बनेंगे? बहुत सारे सैंपल बनेंगे। अब वेरी लार्ज पॉपुलेशन 1 लाख, स्मॉल और क्या था? स्मॉल सैंपल्स 10, तो बहुत सारे सैंपल्स बन जाएंगे। ठीक है। आर टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन। इसके बाद 2 कंडीशन हो गई। थर्ड है टेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ 2 सैंपल्स। टेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ 2 सैंपल्स, ये इंडिपेंडेंट सैंपल्स भी हो सकते हैं, डिपेंडेंट सैंपल भी हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कंडीशन फॉर यूजिंग एफ टेस्ट। अच्छा, एफ टेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। अब आप पूछोगे ये S1 S2 क्या है? तो लार्ज एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस है, लार्ज एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस, ये है S2 स्मॉलर एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस। इसका इतना ही दिया है, टू कंप्यूट दिस रेशियो ऑफ वेरिएंस वी यूज एफ टेस्ट। अगर हमें ये रेशियो निकालना पड़ रहा है तो हम एफ टेस्ट का यूज करेंगे। अब हम लोग करेंगे जेड टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन और फिर पता लगाएंगे, सिग्निफिकेंट लेवल से पता लगाएंगे कि कैलकुलेटेड वैल्यू जो है क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी है कि छोटी है। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से छोटी है तो आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर ली जाएगी, और जहां भी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट की गई इसका मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी है तो क्या होगा? तो होगा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस
एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एन ऑटोमेटिक मशीन वॉज डिजाइन टू पैक 2 kg ऑफ वनस्पति। ठीक है, ये जेड टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अ सैंपल ऑफ 100 टिन्स वॉज एग्जामिन टू टेस्ट द मशीन। The average weight was found to be 1.94 kg with standard deviation 0.10 kg. Is the machine working properly? तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है वो आप लिख लोगे तो आपको फॉर्मूले में पुट करना आसान होगा। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सैंपल साइज n इज इक्वल टू दिया हुआ है 100, यहाँ पे लिखा हुआ है 100 टिन्स। सैंपल मीन दिया हुआ है 1.94, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 0.10 और पॉपुलेशन मीन दिया हुआ है 2 kg। ठीक है, अब फॉर्मूला होता है z टेस्ट के लिए, z इज इक्वल टू x बार, मतलब मीन माइनस पॉपुलेशन मीन, सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन अपॉन सिग्मा अपॉन अंडर रूट n। ठीक है, तो सिग्मा क्या है यहाँ पे, सिग्मा है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स बार की वैल्यू क्या है 1.94, म्यू की वैल्यू है 2, सिग्मा की वैल्यू है 0.10 और n की वैल्यू है 100। अब 100 का अंडर रूट निकलेगा 10 और 10 से डिवाइड कर देंगे इसको तो आ जाएगा 0.01। ऐसे ही 1.94 माइनस 2 करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 0.06। अब सेम नंबर पे पॉइंट है दोनों में, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 1 से 6 को काटोगे 6 आ जाएगा, माइनस का 6 मिला। ये जेड की वैल्यू मिली। अगर हम मोड जेड निकालेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, मोड जेड इज इक्वल टू 6। तो आप अगर माइनस में वैल्यू आए तो उसको आप प्लस में कर लेना, तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन को निकालना। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको पता है अल्फा से डिनोट करते हैं और हमने बोला था अगर क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं गिवन है तो आप हमेशा क्या लोगे 0.05 एंड 0.05 पे जेड की वैल्यू होती है, मतलब क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड होती है 1.96। तो हम करते क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू है हमारी 6। ठीक है, तो जो हमने ये कैलकुलेट करा तो ये हमारी क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी क्या है 6 और क्रिटिकल वैल्यू है 1.96। इस सिग्निफिकेंट लेवल पे 1.96 होती है, ये फिक्स है। ठीक है, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना। तो 1.96 जो है वो छोटा है 6 से, मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू इज क्रिटिकल ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू। इसका मतलब क्या है, जब बड़ी होती है तो हमारी जो नल हाइपोथेसिस होती है जिसको हम H0 से शो करते हैं, तो नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो जाती है अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर है क्रिटिकल वैल्यू से। इसका मतलब क्या है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई तो एक्सेप्ट कौन सी हो गई, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो इसका मतलब क्या है, अगर नल हाइपोथेसिस यहाँ पे रिजेक्ट हो गई, हेंस मशीन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। क्यों, क्योंकि जो H0 थी वो हमारी नल हाइपोथेसिस जो हमने ली थी वो हमारी क्या हो गई है, यहाँ पे रिजेक्ट हो गई है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये भी लिखना होगा कि हमने लिया क्या है नल हाइपोथेसिस को, तो वो भी हम लिख देते हैं। फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए नल हाइपोथेसिस हमने ये ली थी कि नल हाइपोथेसिस में जो आपका ये मीन था, पॉपुलेशन मीन, वो 2 था, लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसको H1 से डिनोट किया था कि तो नल हाइपोथेसिस का उल्टा होता है तो ये नॉट इक्वल टू 2 हो गया। तो जब अगर हमारी नल हाइपोथेसिस ही रिजेक्ट हो गई तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। तो अल्टरनेटिव में तो ये वैसे ही नॉट इक्वल टू 2 kg था, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मशीन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, आ गया समझ में? तो आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।